क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिर जेल जा सकते हैं? जब पहले से ही दोनों पर केस चल रहा है तो अब ये नया केस कौन सा है जिसे चलाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? इस पर आज विस्तार से बात होगी। फिर जानेंगे देश की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अब किसकी आमद हुई है और हमारी क्रिकेट टीम की लड़कियों ने कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की नई आबकारी नीति, नई एक्साइज पॉलिसी के मामले में दोनों नेताओं पर यह केस चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर दी गई है। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को सिर्फ करीब 20 एक दिन बचे हैं, ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया पर यह केस चलाने की अनुमति मिलना बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन अब बात परमिशन की जब बात हम करते हैं तो एक सवाल इसमें उठता है। सवाल ये कि दोनों पर केस चलाने की अनुमति की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से। दरअसल नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को, ईडी को, लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। इसके बाद ईडी ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा और कुछ दलीलें देते हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट देते हुए केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी। ईडी ने लिखा था कि केस चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं, किंग पिन एंड चीफ कॉन्स्पिरेटर। मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि इस केस में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है। केजरीवाल का तर्क ये था कि लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत दायर करने से पहले अनुमति नहीं ली गई। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाई कोर्ट से मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। ये नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद ईडी ने उपराज्यपाल से इजाजत मांगी। उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी और अब यही अनुमति ईडी ने गृह मंत्रालय से हासिल कर ली है। दरअसल ये मामला पुराना है, दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले का है, जिसमें ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले महीने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल है। जब नाम शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, तो जाहिर है कि उसके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 11 जनवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने मंजूरी दे दी थी और अब गृह मंत्रालय ने भी उनकी सिफारिश को मंजूर कर लिया है। यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है। अब इसको अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल साफ है कि पुरानी कहावत है हिंदी में कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि सिर मुड़ाने से पहले ही ओले पड़ गए, क्योंकि मुकदमे की इजाजत ऐसे समय में दी गई है जब 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है नई विधानसभा के लिए, 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल तो उनके लिए अब ये मुकदमा फेस करना, इन तमाम चीजों को देखना, ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सत्ता में आती भी है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते भी हैं, तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी, राह थोड़ी मुश्किलों भरी हो सकती है। ये पूरा केस क्या है आप जानते ही हैं। मामला 2021-22 में दिल्ली में लाई गई नई आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों का है। इल्जाम लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को मिलाकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत ली और जानबूझकर नीति में खामियां पैदा की। उन्हें सबसे पहले 21 मार्च 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने 26 जून 2024 को भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कुछ ही दिन बाद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के 17 महीने के बाद सिसोदिया 11 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आ चुके थे।
इस पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी तब केजरीवाल गलत शराब नीति बना रहे थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आया है इस पर कि भाजपा वही पुराना तरीका अपना रही है कि किसी नेता को गिरफ्तार करो, झूठे केस में फंसाओ और उसे बदनाम करो। अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया, सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, और ये सब आपने कर लिया बिना परमिशन के। अब दिल्ली से जुड़े अन्य घटनाक्रमों की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 15 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा की, कहा कि भगवान उनके साथ हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रैली की, कलेक्ट्रेट पहुंचे, वो नामांकन अपना दाखिल किया। ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। केजरीवाल के अलावा सिसोदिया ने भी जंगपुरा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। नरेला से दिनेश भारद्वाज की जगह शरद चौहान और हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों की जगह सुरेंद्र सेतिया को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले रोड शो भी किया उन्होंने, वो भी नॉमिनेशन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। प्रवेश वर्मा के लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। उन पर महिलाओं को जूते बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है। एक और प्रत्याशी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर सीएम आतिशी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही हैं। गलियों की हालत देख लीजिए, 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। इसके पहले भी रमेश बिधूड़ी आतिशी और प्रियंका गांधी को लेकर के विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिया था। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड, नई दिल्ली, ये कांग्रेस पार्टी का नया पता है। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। Do not think that we are fighting a fair fight. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल ने भारत सरकार से खुलेआम जंग छेड़ दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि सत्ता के लालच ने कांग्रेस को देश की अखंडता से समझौता करने और जनता के विश्वास को धोखा देने पर मजबूर किया है। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को 3 मेड इन इंडिया नेवल वॉरशिप्स राष्ट्र को समर्पित किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप्स। 15 जनवरी को आर्मी डे के अवसर पर पीएम मुंबई के इंडियन नेवी डॉकयार्ड पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया हैं, भारत में बनाए गए हैं। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। अब तीनों जहाजों की खासियत के बारे में भी संक्षेप में जान लीजिए। INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। डिस्ट्रॉयर एक तरह का एस्कॉर्ट व्हीकल होता है जो समंदर में बड़े वेसल्स की, बड़े जहाज़ों की रक्षा का काम करता है। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। INS नीलगिरी P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। इसका वजन 6670 टन और लंबाई 149 मीटर है। फ्रिगेट्स का मतलब छोटी लेकिन तेज रफ्तार वाली वॉरशिप्स। वहीं INS वागशीर P-75 स्कॉर्पियन क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन माने की पनडुब्बी है। इसका वजन 1550 टन और लंबाई 67 मीटर है। ये दुनिया की सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है। अगली सुर्खी, वो हमें अपने कमरे में ले गए, जबरन शराब पिलाई, बारी बारी से रेप किया। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर ये संगीन आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक 3 जुलाई 2023 को वो 2 दोस्तों के साथ कसौली घूमने गई थी। होटल के कॉमन एरिया में हमें बड़ौली और रॉकी मित्तल मिले, ये उनका बयान है। बात करते करते वो हमें अपने कमरे में ले गए। रॉकी मित्तल ने मुझे अपनी एल्बम में अभिनेत्री का रोल देने और बड़ौली ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया। हमें ज़बरन शराब पिलाई। नशे में दोनों ने बारी बारी मेरा रेप किया, अश्लील तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। महिला के मुताबिक आरोपियों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस या किसी को इस बारे में बताया तो वो मुझे गायब कर देंगे। करीब 2 महीने पहले उन्होंने हमें पंचकूला बुलाया था और हमें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी। इन तमाम आरोपों पर मोहनलाल बड़ौली ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसी FIR में हेराफेरी भी हो सकती है। हो सकता है कि दिल्ली में होने वाले चुनावों के कारण ऐसी फर्जी FIR सर्कुलेट की जा रही हो। मामले पर सिंगर रॉकी मित्तल ने क्या कहा है वो भी सुनिए। ये बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई है। मोहन बड़ौली जी ने भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना था। ये सारा उसको रोकने के लिए षड्यंत्र है। ये लोग मेरे को 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहे, टॉर्चर कर रहे थे कि आप मोहन बड़ौली जी के खिलाफ गवाही दे दो। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं गवाही कैसे दे दूं? जब इनको लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता ही नहीं है, एक तीसरा बंदा मोहन बड़ौली जी का दोस्त है, बीजेपी का संयोजक है, वो इनका गारंटर बना। उसके भी कॉल मेरे को आते थे। जब लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता नहीं है, विकल को उसके पक्ष में बयान देगा, मेरा भी नाम लिखवा दिया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जिस महिला ने गैंगरेप के आरोप लगाए उन्होंने फिलहाल मेडिकल करवाने से मना कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले पर होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। कर्मचारियों ने कहा कि इतनी पुरानी बात है इसलिए उन्हें अब कुछ याद नहीं है। वहीं जिस होटल में गैंगरेप के आरोप हैं वहां अब उस दिन की CCTV रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं है। अगली सुर्खी, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने CEO मार्क जकरबर्ग के बयान पर माफी मांग ली है। जकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गईं। भारत के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार हार गई। ये जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। इस बयान के बाद संसद की IT समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस बयान पर कंपनी को माफी मांगनी चाहिए वरना मानहानि का नोटिस भेजेंगे। अब मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठकराल ने कहा है कि वो बयान एक लापरवाही थी। जकरबर्ग ने कहा था कि कोरोना के बाद कई मौजूदा सरकारें गिर गई लेकिन ऐसा भारत में नहीं हुआ। हम लापरवाही के चलते हुई इस गलती के लिए माफी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए अहम देश है।
अगली सुर्खी, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के नाम हमारी क्रिकेट टीम ने वनडे में इतिहास रच दिया है। महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। कैप्टन स्मृति मंधना के धमाकेदार शतक के दम पर इंडियन टीम ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में 50 ओवर में 435 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मंधना ने महिला क्रिकेट में इंडियन बैटर के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 70 बॉल में शतक पूरा किया। हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। हरमनप्रीत ने 87 बॉल पर सेंचुरी की थी। मंधना को साथ मिला युवा ओपनर प्रतिका रावल का। प्रतिका रावल ने सबसे ज्यादा 154 रनों की पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने 59 रन बनाए। मंधना ने 135 रनों की पारी खेली। जवाब में आयरलैंड की टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 304 रनों के बड़े अंतर से ये मैच अपने नाम किया। अब चलते चलते देखिए लल्लन टॉप की टीम महाकुंभ के मेले में क्या कर रही है। अभूत, लंगोट, चंदन, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप। ये कुछ साध्वियां जा रही हैं। देखिए वो नागा साधु हैं, घोड़ों पर सवार, मगन है अपने में नागा साधु। देखिए घोड़ों पर सवार हैं। ये शाही जुलूस है, शाही स्नान का। कहा जाता है कि जब नागा साधु महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं तो उनकी साधना पूरी हो जाती है, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, आध्यात्मिक शुद्धिकरण, उनको दीक्षा मिलती है। एक बहुत अजीब सी, एक अद्भुत सी टोपी है उनके सर पे और चश्मा लगाए हैं काला। ये नागा साधु हैं। कुंभ का सबसे आकर्षण का केंद्र। इनके जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत लोगों को कौतूहल रहता है कि किस तरह का वो तप करते हैं, कितनी कठिन उनकी तपस्या होती है। ये नागा साधु, ये बाबा काफी देर से छड़ी लेकर, एक दो बार तो मुझको भी इन्होंने छड़ी दिखाई, छूते छूते रह गई, मैं बच गया। मैंने भी उनको फिर हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर दूसरा मौका 5 मिनट बाद ऐसा आया कि फिर मुझे पड़ती पड़ती बची। और ये इत्तेफाक से ये जो हमारे किट का बैग है वो एक सेवियर के तौर पर आया मेरे पास, छट से ऐसे लगी। 12 कुंभों के बाद एक महाकुंभ लगता है, तो अगला जो महाकुंभ होगा ये सब हम में से कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि 144 वर्ष बाद होगा। गंगा माँ है, ये गोद में बैठाती है हमें। हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह। माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह। ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।